आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर इज़ अ स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है दैट ट्रांसफर एसी इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन इलेक्ट्रिक सर्किट टू अनदर सर्किट। इसमें हम क्या करते हैं, ये क्या करता है, पावर को ट्रांसफ़र करता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिक सर्किट से। अब दोनों सर्किट, जो फर्स्ट प्राइमरी सर्किट है और जो सेकेंडरी सर्किट है, ये क्या हो सकते हैं, डिफरेंट वोल्टेज पे काम कर सकते हैं, पर उन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, टू सर्किट में बी ऑपरेटिंग एट डिफरेंट वोल्टेज लेवल बट ऑलवेज वर्क एट सेम फ्रीक्वेंसी। इट इज़ द बैकबोन ऑफ पावर सिस्टम। यानी हमारे जो घरों में पावर्स आ रही हैं या कहीं पे भी पावर जो सिस्टम होगा ना, उसका बैकबोन हमेशा क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर होगा। क्योंकि ये क्या कर सकता है, इट कैन बी, बिकॉज इसकी हेल्प से हम एसी वोल्टेज को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या हैं, ट्रांसफॉर्मर के क्या हैं यूजेस, क्या क्या हैं। इट इज़ यूज टू चेंज द लेवल ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। अब एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम के अंदर जो पावर जा रही है उसको ये बढ़ा भी सकता है। पावर मीन्स उसकी वोल्टेज लेवल को इंक्रीज़ कर सकता है या करंट लेवल को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता है। ठीक है, इट इज़ यूज एज इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस। ठीक है, ये क्या काम कर सकता है, इम्पीडेंस जो प्राइमरी सर्किट है और जो सेकेंडरी सर्किट है, उन दोनों के बीच में इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस का काम कर सकता है। ठीक है, और ये क्या करता है, आइसोलेट करता है दोनों जो सर्किट हैं उनको, क्या करता है, अलग अलग रखता है। आइसोलेट वन सर्किट फ्रॉम अनदर, क्योंकि बीच में कुछ होता है ना, एज कपलिंग डिवाइस इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। और ये किस तरीके का काम आ सकता है, एज ए कपलिंग डिवाइस। कपलिंग डिवाइस मीन्स दो डिवाइस को कनेक्ट करने वाला। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर एज ए कपलिंग डिवाइस भी हम यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसमिशन वोल्टेज इज स्टेप डाउन इन मैनी स्टेजेस एंड मे बी स्टेप अप इन मैनी स्टेजेस। हम क्या कर सकते हैं कि जो ये क्या करता है, वोल्टेज को डिक्रीज़ भी कर सकता है और वोल्टेज को इंक्रीज़ भी कर सकता है। ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मर का बेसिक प्रिंसिपल जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसा, मतलब आप देख सकते हो इस पे फिगर ए में। इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या है, इट कंटेन्स टू सेपरेट वाइंडिंग्स। यानी एक हमारे पास पहले तो मैग्नेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल होता है, उसके जो जैसे ये है बॉक्स की शेप में है ये, तो इसके दोनों तरफ क्या कर रखी है, वाइंडिंग्स कर रखी हैं। जो फर्स्ट साइड कर रखी है इसको हम प्राइमरी वाइंडिंग्स बोल लेंगे, और जो सेकंड साइड होगी वो होगी सेकेंडरी वाइंडिंग। जो प्राइमरी से कनेक्ट होगा वो प्राइमरी सर्किट, और जो सेकेंडरी वायर से कनेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, व्हेन एसी सप्लाई ऑफ वोल्टेज V1 इज़ कनेक्टेड टू प्राइमरी। यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग्स हैं, ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग्स हैं, ये V1 से कनेक्ट हैं। यहाँ पे वोल्टेज है V1 सेट अप इन द कोर वेयर लिंक्स विद द सेकेंडरी वाइंडिंग्स एंड EMF इंड्यूस्ड इन द। यानी ये क्या कह रहा है कि जैसे हम एक साइड पे क्या करेंगे, हम वोल्टेज को अप्लाई कर देंगे। यानी एक साइड हमने क्या करा, वोल्टेज अप्लाई कर दिया। अब जैसे इसके अंदर से करंट पास करेगा, तो जैसे ही प्राइमरी के अंदर करंट पास करेगा तो जो ये मटेरियल है इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। और जब ये मैग्नेटाइज हो जाएगा तो इसके अंदर क्या जनरेट होगा, एक EMF। ठीक है, एक EMF इंड्यूस होगी इसके अंदर। उस EMF इंड्यूस, इसको हम क्या बोलें, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, व्हेन AC वोल्टेज V1 इज कनेक्टेड टू प्राइमरी and an alternating flux is set up in the core when linked with secondary winding. An EMF is induced is called म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF। यानी जो हमारे पास EMF इंड्यूस होगी उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, और ये क्यों इंड्यूस होगी, ताकि ये अपोज करेगी, ये V1 को अपोज करेगी। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, EMF क्या होगी, जनरेट होगी। यानी जैसे ही हमने V1 को करंट दिया, इसके अंदर से मतलब करंट दिया ये प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा, ये फ्लक्स यहाँ पे इस मटेरियल के अंदर फ्लक्स जनरेट करेगा। और हमने बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, हम अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल को चेंज इन मैग्नेटिक लाइंस के अंदर रखें, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, तो उसके अंदर क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा, जिसको हम बोलेंगे EMF। ठीक है, एक वोल्टेज जनरेट होगी जिसको हम बोलेंगे EMF, और वो किस डायरेक्शन में होगी, अपोज करेगी, जिससे यहाँ V1 की डायरेक्शन को। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF।
ठीक है। द सेम अल्टरनेटिंग फ्लक्स ऑल्सो लिंक विद प्राइमरी वाइंडिंग विल इंड्यूस वोल्टेज इन प्राइमरी वाइंडिंग वेयर V1 इज इक्वल्स टू E1। यानी यहाँ पे जो ये है वोल्टेज है, इंड्यूस्ड वोल्टेज कितनी होगी E1, यानी EMF कितनी जनरेट होगी, दैट इज़ E1, और वो किसके बराबर होगी, जितनी हमारे पास V1 होगा, यानी जितनी हमारी V1 के अंदर वोल्टेज होगी उतनी हमारे पास क्या होगा, E1। ऑल्दो देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स, यानी यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। इलेक्ट्रिक पावर इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम प्राइमरी सर्किट टू सेकेंडरी सर्किट थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी पावर जो है ट्रांसफ़र होगी प्राइमरी सर्किट से सेकेंडरी सर्किट के अंदर किसके विया, थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स। The induced EMF in primary and secondary winding depend upon the rate of change of flux leakage, यानी जो EMF इंड्यूस्ड होगी प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर वो किस पे डिपेंड करेगी, इट डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ये फ्लक्स के जो फ्लक्स चेंज होगा उसके रेट पे डिपेंड करेंगी, ठीक है। एन इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी वाइंडिंग इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग, यानी जितनी इंड्यूस्ड होगी, कितनी इंड्यूस्ड होगी, जितने हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स होंगे प्राइमरी कोयल में, ठीक है। और इन सेकेंडरी वाइंडिंग इट इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी सेकेंड टाइम पे यहाँ पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स में कितना EMF जनरेट होगा, जितनी सेकेंडरी वाइंडिंग्स होंगी, ठीक है। अब N2 अगर हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग्स ज़्यादा हैं तो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स ज़्यादा होने की वजह से यहाँ की वोल्टेज ज़्यादा होगी, यहाँ की जनरेटेड EMF ज़्यादा होगी। तो जब यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होगी सेकेंडरी में और पीछे से कम आ रही थी तो यहाँ पे इसके जो क्या होगी वोल्टेज इंक्रीज़ होगी, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, N1 से। तो N1 से ज़्यादा किस में जनरेट हो जाएगी, N2 में। तो वोल्टेज क्या हो गई, अप हो गई, दैट इंक्रीज़ होगी, दैट मीन्स सेट अप हो गई। अब अगर जो यहाँ पे हम वोल्टेज को क्या करें, अगर हमें डिक्रीज़ करना हो तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग्स को कम कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पास N2 यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो N2 है N1 से कम होगा, तो हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफ़र होगा, यानी N1 पे ज़्यादा वाइंडिंग्स होंगी, N2 पे कम। टर्न रेशो क्या बोलेंगे हम, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो मीन्स N2/N1। अब N2/N1 से हम पता कर सकते हैं कि वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, यानी N2/N1। अगर N2 ज़्यादा होगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव मीन्स इट इज़ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अगर यहाँ पे N2 कम होगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, दैट मीन्स K इज़ लेस देन, तो इसका मतलब ये होगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा कि EMF इंड्यूस कितनी इक्वल्स होती है नंबर ऑफ टर्न्स के, यानी यहाँ पे जो E2 लिखा हुआ है EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी कोयल दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल। तो अब हम बात करें कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर मतलब हम किस तरह से अपने ट्रांसफॉर्मर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये दो तरीके से होते हैं मेन। तो एक होता है कोर टाइप और दूसरा होता है शेल टाइप। कोर टाइप में हम क्या करते हैं, हेयर मैग्नेटिक कोर इज बिल्ड अप ऑफ लैमिनेशंस। सबसे पहले तो जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है ना, मैग्नेटिक कोर होता है, उसको हम लैमिनेशंस के फॉर्म में बिल्ड करते हैं ताकि हमारा हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस क्या हो सके, कम हो सके। इन दिस एल शेप स्ट्रिप्स टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, यानी रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाने के लिए हम 2 एल शेप स्ट्रिप्स का यूज़ करेंगे। जैसे इसमें दिखा भी हुआ है कि एल शेप्स को हमने एक के ऊपर एक रखा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट साइड पे जब हम वो करेंगे कोइल्स को, फर्स्ट साइड पे जब हम कोइल्स को वो करेंगे वाइंड करेंगे तो हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग होगा, और जो सेकंड साइड पे हम जब इनको वाइंडिंग करेंगे तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। हेयर वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड इन फॉर्म ऑफ concentric cylindrical coil placed around the vertical limbs of the horizontal half of each of winding is placed by side concentric on the limb of the core. While placing these windings, an insulating layer is provided between core and the two windings. इन दोनों के बीच में एक इंसुलेशन होता है, इनको हम एयर इंसुलेशन
बैकेलाइट फॉर्मर या फिर एयर भी हो सकती है इन दोनों के बीच में, इन दोनों को इंसुलेट करने के लिए, ठीक है। हेयर द कोर इज़ बिल्ट अप ऑफ थिन स्टील लेमिनेशन। यहाँ इस पे मटेरियल लिखा हुआ है कि ये थिन जो है स्टील के बने होते हैं, क्योंकि स्टील की रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो इससे क्या होता है, लॉस कम होता है। कट इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग स्ट्रिप्स ई एंड आई। अब ये तो था कोर टाइप। सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी टाइप, दैट इज शेल टाइप। इसकी यहाँ पे वो नहीं लिखी हुई हेडिंग, बट इट इज़ शेल टाइप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, या तो ई शेप की स्ट्रिप्स होती हैं या फिर हमारे पास एक ई शेप की होती है और एक आई शेप की। जैसे आप ए फिगर में देख सकते हो, ई ऐसे और आई उसके ऊपर, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, 3 लिम्स होते हैं। सेंट्रल लिम्स इज फॉर द होल ऑफ द फ्लक्स, दिस साइड लिम कैरी हाफ ऑफ द फ्लक्स, देयर फॉर द विड्थ ऑफ सेंट्रल लिम इज अबाउट डबल ऑफ दैट ऑफ द आउटर लिम। यानी इसमें क्या बोल रखा है कि जो हम वायर्स को लपेटेंगे वो जो है हम बीच वाली लिम्स पे लपेटेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स ट्रांसफ़र इसी से होगा। और जो सेकेंड जो 2 साइड्स में लिम्स हैं इनमें क्या होगा, कम फ्लक्स ट्रांसफ़र होगा। तो इससे क्या होगा, हम इसकी थिकनेस को क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। बोथ वाइंडिंग्स यूजुअली ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। जो वाइंडिंग्स हम करते हैं वो हम कॉपर या एल्यूमिनियम की करते हैं। स्प्लिट इनटू अ नंबर ऑफ सेक्शंस एंड प्लेस्ड ऑन द सेंट्रल लिम्स अल्टरनेटिवली। इनको हमने क्या कर रखा है, सेंट्रल लिम पे हमने लपेट रखा है। होल असेंबली इज प्लेस्ड इन अ टैंक एंड फिल्ड विद ट्रांसफॉर्मर ऑयल। और इसको हम, इस पूरे सेटअप को हम एक बॉक्स में, टैंक में रख देते हैं और उसको क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं एक ऑयल के साथ, ठीक है। और इससे क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो ऑयल क्या करता है, उस हीट को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसको कूल रखता है ट्रांसफॉर्मर को। एंड एक्ट एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द वाइंडिंग एंड द आउटर टैंक। और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह एक्ट करता है बिटवीन द वाइंडिंग्स एंड द आउटर टैंक। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फेसर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर और लोड एंड नो लोड कंडीशंस, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।